किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने देखा था कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश एज था, ब्रिटिश से हम फ्री होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम, 200 साल तक मेहनत करते हैं और वो एक के बाद एक्ट पास करते हैं और हमें वो फ्रीडम नहीं देते हैं। फाइनली कैबिनेट मिशन इंडिया आता है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बना देता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने देखा था, सबसे पहले इसकी बात की थी एमएन रॉय ने। एमएन रॉय का संबंध क्या था? इन्होंने कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें भी इसके बारे में बात किया गया था। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर क्रिप्स मिशन इंडिया आता है और क्रिप्स मिशन में क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं क्रिप्स मिशन में क्या होता है। फिर मैंने कैबिनेट मिशन आपको बताया था और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की को एक्सेप्ट कर लेता, बट मुस्लिम लीग क्या करता है, इसका लगातार विरोध करता है क्योंकि उसे सेपरेट चाहिए था। फाइनली क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आता है, पर उससे पहले नवंबर 1946 में ये बन चुका था, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, माउंटबेटन प्लान आता है और यहाँ से क्या होता है, कहानी शुरू होती है। टोटल सीट कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 296। ये सब आपको नहीं याद रखना है, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको अभी बस स्टोरी लाइन बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार होती है, पहला सेशन होता है आपका 1946 में, मुस्लिम लीग बायकॉट कर देता है, प्रिंसली स्टेट इसे बॉयकॉट कर देते हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट बनते हैं ये लोग टेम्पररी, परमानेंट, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। फिर इसके 10-15 दिन बाद नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, आगे चल के यही प्रीएम्बल बन जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पार्टीशन हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था कि जब हमारा संविधान बन के रेडी हो जाता है 26 जनवरी को ये इनफोर्स में आता है, उसके 2 दिन पहले नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और भारत के राष्ट्रपति, ये लोग, ये सारी चीजें जो होती हैं ये बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर मैंने बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, इसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो वो 7 मेंबर थे। इसके बाद हमने देखा था इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है, तो वो सब अभी साइड करते हैं। 26 नवंबर को बन के तैयार हो जाता है, 2 महीने बाद 26 जनवरी को ये इन्फोर्स होता है। 2 महीने क्यों वेट करते हैं? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को लाहौर सेशन के दौरान ये का पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। पहली बार ये लोग झंडा को फहराते हैं ऑफिशियली और ये बताते हैं कि पूर्ण स्वराज को ऑफिशियली ये घोषित करते हैं। फिर हमने देखा था सैलिएंट फीचर हमारे संविधान के बारे में, सब कुछ हमने इस एक पेज पे देख लिया था। तो ये सैलिएंट फीचर हमने संविधान के बारे में देखा था, लेंथ सबसे लेंथी था, बहुत सारे देश के संविधान से लिया गया था, मिक्स है, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना? इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर हमने देखा फंडामेंटल राइट देखा, फंडामेंटल ड्यूटी देखा, इंडिया कैसा देश है, सेकुलर देश है। फिर हमने देखा यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। आपको पता है ना, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो फ्री होते ही हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार दे दिया। ऐसा कोई देश नहीं है। अमेरिका भी जब फ्री हुआ था तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये इंडिया की ये एक अच्छी बात है। फिर हमने देखा इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट बॉडी देखा, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग, कैग को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इमरजेंसी के बारे में देखा, इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट चलती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो आज हम उसके आगे का सेशन शुरू करेंगे और आज हमारा है, आज हम प्रिएम्बल करने वाले हैं। प्रिएम्बल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, प्रिएम्बल आपको याद ही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें आप मैंने कल ही बताया था, तो वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। तो उसके आगे हम करेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ आपसे बात करूँगा और जो कांसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करें हम संविधान का अमेंडमेंट। संविधान को कितनी बार बदला गया है? बताइए आप लोग। संविधान का अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? अमेंडमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसे संशोधन कहते हैं। अमेंडमेंट को हिंदी में संशोधन कहते हैं, मतलब कि संविधान में अगर कुछ बदला जा रहा है तो उसे संशोधन कहा जाता है। उसमें बदल के या तो कुछ डिलीट करते हैं या तो कुछ ऐड करते हैं।
तो इस तरीके से संविधान का प्रिएम्बल जो प्रस्तावना है, इसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना? जैसा आप कोई बुक अगर ओपन करते हो तो बुक का सबसे पहला पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स से आप पूरे बुक के बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो प्रीफेस इस तरीके से प्रस्तावना है। तो इसका संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है अब तक, सिर्फ एक बार हुआ है और उसी संशोधन से इसमें क्या हुआ था? उसी संशोधन से इसमें क्या हुआ था? 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ओके? तो बताइए आप लोग कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे? कल बताया था मैंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 1976 ओके 42 अमेंडमेंट एक्ट आता है और इससे 3 वर्ड यानी कि समाजवाद और क्या था? धर्मनिरपेक्ष और तीसरा क्या ऐड हुआ था? इंटीग्रिटी, है ना? ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। बस यही 3 वर्ड ऐड हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट? 42 अमेंडमेंट 1976। आपको इतना याद रखना, हमेशा याद रखना इसको। अब प्रिएम्बल से लेके 3 केस हुए हैं। प्रिएम्बल से रिलेटेड 3 केस हुए हैं। वो तीनों केस क्या था कि क्या प्रिएम्बल संविधान का हिस्सा है? तो जो पहला वाला केस था, वो वाला हुआ था 1960 में और पहला वाला केस जो था, इसका नाम था बेरुबारी यूनियन केस। बेरुबारी यूनियन केस। ये बोलता है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या बोलता है? ये संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा केस होता है 1973 में। दूसरा केस होता है 1973 में और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। और ये क्या बोलता है कि ये संविधान का हिस्सा है। ये क्या बोलता है कि ये संविधान का हिस्सा है। ओके? और ये बोलता है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तीसरा केस होता है 1996 में। 1995 में तीसरा केस होता है और ये क्या बोलता है कि ये संविधान का इंटीग्रल भाग है। क्या है ये? संविधान का इंटीग्रल अभिन्न अंग है ना? संविधान का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है और इस केस का नाम था LIC ऑफ इंडिया। हालांकि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप बस बेसिक ये याद रखो कि जो प्रिएम्बल होता है ना, वो संविधान का पार्ट है। आप इतना याद रखो। दूसरा पॉइंट है नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब ये होता है ये इनफोर्सिएबल नहीं है। इनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना? इसके प्रोविजन को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ओके? तो ये इनफोर्सिएबल नहीं है। इसके आधार पे अगर इसकी बात करें हम तो इसके आधार पे ना ही ये कानून बनाया जा सकता है और इसके आधार पे ना ही कोई बिल पास किया जा सकता है ना? तो ये सारी चीजें हैं प्रिएम्बल के बारे में। तो प्रिएम्बल को अगर सिंपल भाषा में बोले तो बस एक पार्ट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके आधार पे ना जुडिशरी कोई पनिशमेंट दे सकता है, ना कोई अपना फैसला सुना सकता है और लेजिस्लेटिव के आधार पे ना कोई कानून बना सकता है। तो ये आप देख सकते हैं नीदर नॉर, है ना? फिर आते हैं प्रिएम्बल को क्या प्रिएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस, प्रिएम्बल को अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक फीचर को नहीं अमेंड कर सकते हैं और बेसिक फीचर किसने दिया था? केशवानंद भारती केस। आपको पता है जुडिशरी लेजिस्लेटिव में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तभी केशवानंद भारती जी आते हैं और बेसिक फीचर वाला कंसेप्ट शुरू कर देते हैं कि भाई ये बेसिक फीचर है और लेजिस्लेचर इसे चेंज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं बेसिक फीचर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो ये हमने देखा प्रिएम्बल के बारे में। एक चीज और, संविधान का जैसे आप देखते हैं तो संविधान में जो प्रिएम्बल दिया हुआ है तो इसमें जो पीपल ऑफ इंडिया है, तो ये जो पीपल होते हैं ना, इन्हीं से पावर, ये अथॉरिटी होते हैं, यही पावर इन्हीं से जनरेट होता है। तो ये आपको याद रखना है।
तो प्रिएम्बल आप देखेंगे तो ये डिराइव करता है लोगों से, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं डेमोस, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेसी मतलब होता है रूल। मतलब जहाँ पे पीपल का रूल होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसीलिए संविधान की बात करें तो प्रिएम्बल में जो पावर है वो लोगों से जनरेट होता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का-सा कुछ चीज़ हम देखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल एंड सोर्सेस। तो शेड्यूल के बारे में हल्का-सा हम जानेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शेड्यूल कितने हैं अगर हम सिंपल ऊपर-ऊपर की बात करें तो अभी अगर हम बात करें जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो हमारे संविधान में कितने शेड्यूल थे बताइए आप लोग? जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितने शेड्यूल थे? ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली बात करें तो हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे। बट अभी कितने हैं? प्रेजेंटली कितने हैं? प्रेजेंटली कितने हैं? 12। ये आपको याद रखना है। तो कितने ऐड हुए हैं? कितने ऐड हुए हैं? 4 ऐड हुए हैं। ओके? कितने ऐड हुए हैं? 4 ऐड हुए हैं। इन चारों को हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम सारा देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और जिनको हिंदी समझ आती है उनके लिए मैं साइड में थोड़ा-सा एक हिंदी वाला पेज ओपन कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको कनेक्ट भी कर लो। तो 1 सेकंड। तो आपको कन कुछ लोगों को इंग्लिश ना नहीं समझ आती है ना इसलिए मैंने साइड में ओपन कर दिया है। देखो, तो अगर हम पहली अनुसूची की बात करें, शेड्यूल को अनुसूची कहते हैं, है ना? तो जो पहली अनुसूची है, इसे क्या कहते हैं? राज्य और राज्यों के कार्य का आवंटन, है ना? तो क्या है? पहले अनुसूची में किसकी बात की जाती है? स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, है ना? स्टेट्स। दूसरे शेड्यूल की अगर हम बात करें, तो दूसरे शेड्यूल में आपको हिंदी में दिख रहा होगा वेतन और भत्ते। इंग्लिश में बात करें तो इसे इमोलमेंट कहते हैं। इमोलमेंट्स एंड अलाउंस। ये दूसरे शेड्यूल में इसकी बात होती है ना? तीसरे शेड्यूल की अगर हम बात करें, तो तीसरे शेड्यूल में आपका क्या आता है? ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन। जो भी लोग शपथ लेते हैं ना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, ये सभी लोग शपथ लेते हैं। तो तीसरे शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है। चौथे शेड्यूल में आते हैं, तो इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। और किसके सीट्स? राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी इसके बारे में पार्लियामेंट वाले सेशन में बताऊंगा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो चौथे शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। फिर आता है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में किसकी बात की गई है? तो इसमें जो है ना शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया की बात की गई है। तो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया की बात की गई है। सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सिक्स शेड्यूल में क्या होता है? कुछ स्टेट हैं जैसे एएम टीएम बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना? तो इनके बारे में, ये ट्राइबल एरियाज है, इनके बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से ये सिक्स शेड्यूल है आपका। फिर आते हैं सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में किसकी बात की गई है? तो सेवेंथ शेड्यूल में जो बात की गई है हिंदी में दिख रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो इसे क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये सेवेंथ शेड्यूल में इसकी बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की। देखिए, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है और देश को अगर रन करना है तो डिवीजन ऑफ पावर होना जरूरी है। शेड्यूल 8 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 8 में क्या होता है? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ये तो हो गया ओरिजिनल, यहाँ तक ओरिजिनल है। अब आते हैं कुछ नए ऐड हुए हैं और जो नए ऐड हुए हैं कौन से हैं आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ शेड्यूल। अब इसके पीछे हल्का सा स्टोरी समझो आप लोग।
जो अपना संविधान में संशोधन क्यों होता है? कोई दिक्कत हुआ होगा तभी ऐड हुआ, नहीं तो नहीं हुआ होगा। 1950 के बाद क्या होता है, देश में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम आता है लैंड का। उसमें होता क्या था, एक लोगों के पास लैंड जो था बहुत कंसंट्रेट था, तो उसे डिवीजन मतलब कि बाँटना था, तो बहुत सारे आंदोलन हुए, भूदान आंदोलन, बहुत सारे एक्ट एक्ट भी पास हुए। प्रॉब्लम ये हो रहा था, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना था, पर लोगों की ज़मीन बीच में आ जा रही थी। तो इस वजह से डेवलपमेंट वगैरह उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था और इतने सारे केस पेंडिंग हो गए कि गवर्नमेंट को राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करने की नौबत आ गई। तो पहला जो 9th शेड्यूल पास होता है, इसका संबंध किससे है? तो 9th शेड्यूल का संबंध है लैंड रिफॉर्म से, ओके? और ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये होता है, मतलब कि जो एक्ट पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्स होने के बाद ये होता है। उसके बाद हम 10th शेड्यूल देखें, तो ये वाला आप लोग जानते होंगे, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पे आया था। इसमें क्या हुआ था, ये 1985 की बात है और एक सांसद बहुत फेमस है, उसका नाम है आया राम गया राम, है ना? क्या नाम है? आया राम और गया राम। इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? आया राम गया राम। ये एक दिन में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेता है। अब आप खुद ही सोचो, जो इंसान एक दिन में इतने पार्टी को चेंज करेगा, तो फिर एक स्टेबिलिटी कैसे आएगी डेमोक्रेसी में? तो इस वजह से संविधान में चेंज होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करना अब आसान नहीं होगा। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया। मतलब कि अगर आप एक पार्टी से चयनित हो चुके हो और दूसरी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपका मेंबरशिप रद्द हो जाएगा, है ना? तो अब ऐसा नहीं है। अगर आप बीजेपी से इलेक्शन जीत गए, तो आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हो, आपको बीजेपी में ही रहना होगा। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ आया 1985 में। और कैसे आया था? आपको मैंने बताया है, कभी भी कुछ भी ऐड होता है, कभी भी कुछ भी डिलीट होता है, तो संविधान में संशोधन होता है, संविधान में सुधार होता है। और कौन-सा सुधार था ये? तो 52 अमेंडमेंट, है ना? 52 अमेंडमेंट था। समझ आ रहा है आपको? मतलब कि 52वीं बार ये सुधार हुआ था संविधान में, 1985 की बात है ये। इसके बाद आते हैं 11th शेड्यूल क्या था? तो 11th शेड्यूल के बारे में हल्का-सा बता दूँ। गांधी जी जब इंडिया फ्री हुआ था, तो गांधी जी हमेशा से लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे, पर उनकी बातों को नहीं माना गया और संविधान में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ, ओके, राजकुमार जी ने एकदम सही बताया, दल बदल के कानून कहते हैं, आपके हिंदी वाले पोर्शन में लिखा हुआ है, ओके। फिर आते हैं तो 11th शेड्यूल में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट की बात होती है और ये लोकल गवर्नमेंट क्या था, कब आया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये आया था 1992 में और कौन-सा अमेंड हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 12वां शेड्यूल होता है और ये क्या था, म्युनिसिपैलिटी इसका नाम था, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत बोलते हैं इसे। 11 वाले को ग्राम पंचायत और इसको नगर पंचायत कहते हैं। ये भी दोनों एक साथ आए थे और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा शेड्यूल के बारे में। हल्का-सा और इसे समझा दे रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म आपको मैंने बता दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हल्का-सा हम बात कर लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें, तो आप लोग कमेंट में बताइए, जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, तो उसमें ओरिजिनल रूप से कितने थे? ओरिजिनली कितने थे ऑफिशियल लैंग्वेज? नहीं कोमल जी, ये अभी आप बता रहे हो। जब संविधान बना था उसमें मात्र 14 लैंग्वेज थे। जब संविधान बना था तो उस समय मात्र 14 लैंग्वेज थे और अभी की अगर हम बात करें तो अभी हो गए हैं 22। ओके, तो कैसे हुआ था एक बार ये भी हम देख लेते हैं। 14 था प्लस 1, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज ऐड हुआ था, उसका नाम है सिंधी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3 लैंग्वेज ऐड होते हैं और तीनों लैंग्वेज कौन थे, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद 4 लैंग्वेज ऐड होते हैं और वो चारों लैंग्वेज क्या थे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और टोटल कितने हो गए आपके, 14 1 15 3 18 4 22 लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे,
ये एक के बाद एक लैंग्वेज ऐड हुए। आपको सारे लैंग्वेज याद याद नहीं करने हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कि क्या-क्या है, एक बार आप रीडिंग कर लो। तो इस सबसे पहले आपका है, सबसे पहले जो ऐड हुआ था उसका नाम है सिंधी। सबसे पहले जो ऐड हुआ था उसका नाम है सिंधी। इसके बाद जो आपके लैंग्वेज ऐड हुए थे वो एक बार देख लो आप कोंकणी, मणिपुरी और तीसरा जो है वो नेपाली है। फिर इसके बाद जो 4 लैंग्वेज ऐड हुए थे वो आपको याद रखना है बोडो, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो इसको अगर याद करना हो, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर याद करना हो तो आप इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। इसका ट्रिक एक मैंने छोटा-सा बनाया है। ट्रिक ये है कि ट्रिक इसका है संध्या मेनू किसने एमबीबीएस डॉक्टर तो आप लोग जानते ही हैं, तो एमबीडीएस बनाया, है ना? संध्या मेनू किसने एमबीडीएस बनाया? तो संध्या से सिंधु, सिंधी सबसे पहले ऐड हुआ। मेनू मतलब क्या होता है? मणिपुरी, नेपाली और किसने से क्या हो गया? कोंकणी। और एमबीडीएस का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो इस तरीके से सारे लैंग्वेज है। फिर आते हैं डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें, तो डिवीजन ऑफ पावर में क्या था? ये आपका 7th शेड्यूल है और 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है। और डिवीजन ऑफ पावर में 3 लोग होते हैं। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट। तो सेंटर लिस्ट कहते हैं और स्टेट लिस्ट कहते हैं और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। तो कंकरेंट लिस्ट पे आपको इसे समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में, और जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट। ओके? और ये दोनों शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। और ये आपका जो है एलोकेशन ऑफ सीट जो राज्यसभा वाला है, तो ये आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स है। तो ये भी मैं आपको पार्लियामेंट वाले सेशन में बताऊंगा। तो ये हमने देखा किसके बारे में? ये हमने देखा शेड्यूल के बारे में। आपको कुछ तो समझ आया होगा बेसिक। अब आते हैं हम हल्का सा पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान में कितने पार्ट्स हैं? ओके। आप लोग ये बताइए हमें कि जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में कितने पार्ट्स थे? जब संविधान बना था तो ओरिजिनल रूप से कितने पार्ट्स थे? अभी कितने हैं? पार्ट्स पार्ट्स उस समय की अगर आप बात करें तो उस समय 22 थे। अभी कितने हैं? 25 हैं। ओके? देखिए, संविधान को अगर समझना है ना, तो संविधान में शेड्यूल होता है, पार्ट्स होता है, आर्टिकल होता है और ये 3 चीज़ होते हैं मुख्य रूप से। तो जैसे पहला जो पार्ट है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पहला पार्ट है। तो संविधान का जो पहला पार्ट है, इसमें यूनियन और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। संविधान का जो दूसरा पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें स्टेट्स सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है। संविधान का जो तीसरा पार्ट है, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। चौथे पार्ट में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके से संविधान को समझने के लिए उसे 22 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन अभी उसके 25 हिस्से कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक-एक हिस्सा बना दिया गया, वही संविधान के पार्ट्स हैं, ताकि आप उसे आसानी से समझ सको। संविधान के 5वें भाग में यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है। संविधान के 5वें भाग में यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है। संविधान के छठे भाग में संविधान के छठे भाग में स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। संविधान के 7वें भाग इसको डिलीट कर दिया गया है। संविधान के 8वें भाग में यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। संविधान के 9वें भाग में पंचायत की बात की जा रही है ना?
फिर ये 9A में म्युनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाग 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की बात की जा रही है। भाग 11 में यूनियन और स्टेट में जो संबंध है उसकी बात की जा रही है। तो समझ आ रहा है आपको? इलेक्शन कमीशन की बात भाग 15 में की जा रही है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात भाग 18 में की जा रही है। इमरजेंसी प्रोविजन जो आपातकाल होता है इसकी बात भाग 18 में की जा रही है। तो ये होता है भाग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया, तो शेड्यूल को याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? टीएस ऑफ ओल्ड पीएम, है ना? तो टी से क्या होगा? टेरिटरी, ई से इमोलमेंट, ए से अफर्मेशन यानी ओथ एंड अफर्मेशन, है ना? आर से राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन की बात हो रही है वो है। फिर ओ से क्या है? अदर एरिया की बात हो रही है। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फिर आप आ जाओ, वो आप हो गया ओल्ड में देख लो। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है। एल से लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है। डी से डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। पीएम में पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटी। तो ये छोटा सा ट्रिक है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम। अगर ये आप याद रखते हो तो आपको 12 शेड्यूल आसानी से याद हो जाएगा। ओके। तो ये हमने देखा शेड्यूल के बारे में। फिर हमने पार्ट्स देखा, एक बार हिंदी वाला भी देख लो। तो संविधान के आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप देख लो। भाग ए में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 तक इसके बारे में बात किया गया है। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है। भाग 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11। ये देखो आप, टोटल 395 आर्टिकल है और 395 आर्टिकल को 22 भाग में डिवाइड किया गया है। तो समझ आ रहा है आपको किस तरीके से, कितना सिस्टमेटिक तरीके से संविधान को बनाया गया है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, और इसका आर्टिकल क्या है? 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक। देखिए 4A, कहीं भी अगर आपको ए बी सी डी दिखे तो समझ जाओ कि वो ऐड हुआ है। तो ये मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइए किस संशोधन से ऐड हुआ और कब ऐड हुआ है, जल्दी से बताइए। इसका आर्टिकल है 51A। फिर संघ की बात की जा रही है। भाग 5 में 52 से 151 आर्टिकल है। 52 से 151 आर्टिकल। इसके बाद क्या हो रहा है? राज्य सरकार का संबंध, मतलब राज्य सरकार के बारे में बात की जा रही है। तो 152 से 237 आर्टिकल देख रहे हो आप, इस तरीके से बात की जा रही है। पंचायत, पंचायत का आर्टिकल क्या है? 243। और नगर पालिका का आर्टिकल क्या है? 243। तो इस तरीके से आपने देखा, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे याद कराऊंगा। एक ही बार में बताऊंगा तो आपको बहुत मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा लगेगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो ये हमने देखा पार्ट्स और शेड्यूल के बारे में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, सोर्सेस। जैसे हमारा संविधान बना ना, तो कहाँ से कहाँ क्या लिया गया था। अच्छा, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था फंडामेंटल ड्यूटी, ये 1976 में आया था, संविधान में ऐड हुआ था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था। और एक कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। और एक और पॉइंट, जो फंडामेंटल ड्यूटी था ना, ये कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। ओके, बहुत अच्छा। कनाडा से नहीं, रूस से लिया गया है। और आप लोग ये बताइए, यूएसएसआर। एकदम सही है। ओके। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? बताइए आप लोग। जो हमारा मूल कर्तव्य, मूल क्या कहते हैं, अधिकार है, वो कहाँ? यूएस। एकदम सही। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी आयरलैंड। एकदम सही बताया आपने। ओके। अच्छा, कुछ चीजें और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना? जैसे अभी एक लोगों ने बोला कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से अपने यहाँ आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमारे यहाँ है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है?
सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रांग है या स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग है, बताइए आप लोग, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ओके, शुभलक्ष्मी जी ने बताया सेंटर गवर्नमेंट, और एकदम सही बात है। ये सेंटर गवर्नमेंट जो स्ट्रांग है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। समझ आया आपको? और सेंटर गवर्नमेंट क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसके पास एक पावर है, रेसिडुअल पावर। अच्छा आप लोग बताइए, रेसिडुअल पावर क्या होता है? देखिए आप लोग को पता है, बताइए आप लोग, रेसिडुअल पावर का मतलब क्या होता है? फिर मैंने अभी आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? अभी मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो तो ये कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? तो कंकरेंट लिस्ट आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना? समवर्ती सूची कहते हैं इसे। ओके, तो ये देखो, अब आपने एक चीज और देखा होगा, हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना वो सस्पेंस हो जाते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना वो सस्पेंस हो जाते हैं। मतलब कि इमरजेंसी के समय क्या होता है, यानी आपातकाल के समय क्या होता है, हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं, जर्मनी, जर्मनी से। ओके, और आपने प्रिएम्बल देखा था ना, तो प्रिएम्बल में क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसको। ओके, अच्छा रसिया, रसिया से क्या लिया गया था? रशियन रिवॉल्यूशन से। प्रिएम्बल में आपने एक चीज और देखा था ना, प्रिएम्बल में जस्टिस भी तो था। अच्छा, जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, बताइए आप लोग। जस्टिस जो प्रिएम्बल में बात किया गया है, न्याय की बात की गई है, वो कितने प्रकार की है? और तीनों के नाम बताइए, तीनों के नाम बताइए। तो ये जस्टिस आपका कहाँ से लिया गया है? रसिया से। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, 3 प्रकार की जस्टिस होती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमेशा याद रखना आपको। रिलीजियस इक्वालिटी, रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं की गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता ही दिया, यूएस से लिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी मैंने आपको बता दिया, यूएसएसआर से लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और एक चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे क्या लिया गया है? तो हमारा, आप देखते हो ना, हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाई कैमरल कहते हैं, बाई कैमरल। बाई मतलब 2 हाउस, है ना? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी एग्जाम होता है ना, ये भी यहीं से लिया गया। तो ये तो आप बता ही दोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था मैंने। फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और ये आपके स्क्रीन पे हिंदी में भी लिखा है, तो यहाँ से आप देख लेना। ओके, तो हमने क्या देखा? भारतीय संविधान के भाग देखे हमने, अनुसूची देखे हमने, और स्रोत देखे। मेन चीज आपको समझ आया? ओके, तो आपको याद क्या रखना है, ये जो 4 बाद में ऐड हुए थे ना, ये चारों बाद में ऐड हुए थे। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इन सबको याद करने का ट्रिक भी है। जैसे इसका ट्रिक है, जो पार्ट है ना, इसका ट्रिक है, देखिए आप, यू, यहाँ से, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, है ना? यूएस में यूनियन स्टेट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरा मिलिट्री, और क्या है? पैरा मिलिट्री ऑफिशियल रॉकेट, है ना? तो ये आपका हो जाएगा रॉकेट। तो इस तरीके से ये है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मैं याद कराऊंगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं वो होता है ना जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, ब्लीड इनटू पीसेस, वैसे मैं स्टडी इनटू पीसेस करा रहा हूँ। अभी मैं आपको हर चीज पूरा नहीं बता रहा हूँ,
मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और धीरे-धीरे जब मेरी क्लास चलती जाएगी, एक-एक बार हल्का-हल्का रिवाइज़ करा के याद करा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी जैसे मैंने आपको बताया था ओरिजिनल 22 थे, अभी 25 हो गए, तो 3 ऐड हुए हैं, है ना? तो 3 कौन से ऐड हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है 9th ए ऐड हुआ, 9th ए क्या ऐड हुआ था? 9th ए में आपका ऐड हुआ था 9th बी में आपका ऐड हुआ है, वो आपको याद रखना है और पार्ट 9th ऐड हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका ऐड हुआ था वो है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या ऐड हुआ म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद आपका ऐड हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? तो ये सारी चीज़ें और एक पार्ट 14 ए ऐड हुआ है और ये क्या है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जानते हो आप लोग? ओके, ये जुडिशरी वाले क्लास में बताऊँगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 4 चीज़ें ऐड हुए हैं, पर एक डिलीट भी हुआ है, डिलीट हुआ है, कौन-सा डिलीट हुआ है बताइए आप लोग? कौन-सा पार्ट डिलीट हुआ है? 7th राजकुमार जी ने एकदम सही बताया, पार्ट 7 डिलीट हुआ है, ओके? तो एक डिलीट हुआ है और बाकी 4 ऐड हुए हैं, तभी आपका 22 से 25 हो गया है, ओके? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके बारे में। अब आते हैं मेन स्टोरी पे, अब आपको यहाँ से मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से थोड़ी-सी स्टोरी है। अब मैं आपको बताऊँगा यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में। जैसे आप देखेंगे, अब हम एक-एक पार्ट को, एक-एक भाग को थोड़ा-सा डिटेल में करेंगे, अब आपको चीज़ें समझ आएगी। तो अभी हम करने जा रहे हैं पहला भाग, संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ध्यान से सुनना आप लोग, इसकी स्टोरी पहले बता दूँ आपको। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो देश जब फ्री हुआ ना तो अब प्रॉब्लम एक आ गई। प्रॉब्लम क्या आती है, इसको कैसे जो भारत में राज्य थे ना, इसको कैसे डिवाइड किया जाए? भाई कैसे डिवाइड करोगे? प्रॉब्लम तो आएगी ही ना, क्योंकि जब 1931 की बात है, ये बात की कहा गया था कि जो राज्यों का विभाजन होगा, वो किसके आधार पे होगा? भाषा के आधार पे होगा। तो चलो भाई देश फ्री हो गया, राज्य बनाने की बात आई। तो आपको पता है जब भी कुछ नया काम होता है तो उसके लिए कमीशन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कमीशन। कमीशन में कुछ स्पेशल मेंबर होते हैं, उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है और उस नॉलेज के थ्रू क्या करते हैं वो लोग अपना रिपोर्ट पेश करते हैं और जब रिपोर्ट आता है तभी क्या बनता है, उस पे काम होता है। अब प्रॉब्लम क्या था, ये रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट जो है वो आता है, तो ये धर कमीशन बनाई जाती है और धर कमीशन में कौन थे, इसको बारे में हल्का-सा हम पॉइंट देखते हैं। धर कमीशन सबसे पहले बनता है और धर कमीशन कब बना था 1948 में। ये कब बनता है? दिसंबर 1948 में। इसके चेयरमैन थे एसके धर इसके चेयरमैन थे इसीलिए इसे धर कमीशन कहा जाता है। दिसंबर सॉरी जून में जून 1948 में बनता है और दिसंबर मात्र कितने महीने बाद दिसंबर 1948 में ये अपना रिपोर्ट देता है। मतलब 4-5 महीने बाद ये अपना रिपोर्ट दे रहा है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। जब भाई साहब अपना रिपोर्ट देते हैं, तो ये क्या रिकमेंड करते हैं कि जो आप राज्य बना रहे हो, मतलब कि रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट जो हो रहा है, ये किस आधार पे होगा? बताइए आप लोग। इसने क्या बोला था रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट किस बेसिस पे होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे होगा, ना कि लैंग्वेज। मतलब राज्यों का गठन जो है, वो भाषा के आधार पे नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे होगा। अब भाई साहब दिक्कत हो गया। जैसे ये बात बोलते हैं लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है। लोग क्या होते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं। और मुख्य रूप से कौन गुस्सा होता है? साउथ इंडिया के लोग। क्योंकि साउथ इंडिया के लोगों का डिमांड था कि जो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। ओके? अब क्या होता है जब ये लोग गुस्सा होते हैं तो फिर एक नई कमिटी बनती है और उस कमिटी का नाम था जेवीपी कमिटी। दूसरी कमिटी जो बनी उसका क्या नाम था? जेवीपी
कमेटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसमें बहुत हाई प्रोफाइल स्पेशल लोग थे, ये लोग आते हैं। जैसे जे का मतलब होता है जवाहर लाल नेहरू जी, नेहरू जी थे ये। वी का मतलब क्या है? वल्लभ भाई पटेल जी। और पी का मतलब क्या है? पट्टभी सीतारमैया, पट्टभी सीतारमैया। ये 3 लोग बनते हैं और बनाना शुरू करते हैं, रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और जब ये रिपोर्ट देते हैं, तो ये क्या रिपोर्ट देते हैं? इसी समय की बात है, 1949 की बात है ये। ये लोग रिपोर्ट देते हैं कि क्या होगा? ये भी रिजेक्ट कर देते हैं, लैंग्वेज के आधार पे नहीं बनेगा। क्या बोलते हैं ये? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे बनेगा। सब यही बोलते जा रहे हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसी ये बेचारे ये लोग इतने एक्सपर्ट है, इतने नॉलेज वाले थे, तो क्यों बार-बार बोल रहे थे कि भाषा के आधार पे नहीं बनाएँगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे राज्य बनाएँगे? आखिर क्या ऐसा क्या था? बताइए आप लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये होता है, अब ये लोग भी पहला कमीशन बना, वो भी बोला कि भाषा के आधार पे नहीं बनेगा। दूसरा कमीशन बना, वो भी बोला भाषा के आधार पे नहीं बना। अब कांग्रेस के एक लीडर थे साउथ इंडिया के, वो गुस्सा हो जाते हैं। ओके, राजकुमार जी ने बोला एक ही भाषा हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए और देखते आगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि 1953 की बात है और एक आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। इस नेताजी का नाम क्या था? फेमस है, पोत्तु श्रीमा पोत्तु श्रीमा मुलु, ऐसा नाम है साउथ का, है ना? मिल-जुल के रहे लोग, स्प्लिट हो जाता है इंडिया। ओके। अच्छा आप लोग जानते नहीं हो, इंडिया में एक लाइन बोला जाता है, कोस-कोस पे बदले पानी, कोस-कोस पे भाषा, कुछ ऐसे एक लाइन है। मतलब कि हर 1 किलोमीटर पे नया भाषा शुरू हो जाता है। इंडिया जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना? 3 कोस पर पानी, सही बात है। तो इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वही कहानी फिर हो जाता है, जो कहानी पहले था ना, हम इतने पार्ट में विभाजित थे, प्रिंसली स्टेट अलग थे, छोटे-छोटे, तो फिर वही कहानी हो जाता है। और क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि रूल करना आसान होता है। लेकिन अगर कोई भाषा माँग रहा है तो उनके भी कुछ रीज़न होगा। तो ये लोग भाषा के डिमांड पे राज्य इसलिए बोलते हैं ना, कि जब एक राज्य में एक भाषा के लोग रहते हैं, तो उनका कल्चरल सेम होता है, उनकी यूनिटी बनी रहती है, उनको लगता है कि हम सब एक हैं, है ना? और एक चीज़ आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ मदर टंग में करते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है। पर अगर वही दूसरा लैंग्वेज होगा तो वो चीज़ें याद नहीं होता है। तो उन्हें ये लगता था कि अगर राज्य भाषा के आधार पे बनेगा तो एक भाषा के सभी लोग रहेंगे तो कुछ इम्प्लीमेंट मास लिटरेसी होगा, एक ही भाषा में सबको लिटरेसी दिया जाएगा, तो ये इन लोगों का कहना था। फिर क्या होता है, जब जेबीपी कमीशन इसको रिजेक्ट करता है, तो एक कांग्रेस के लीडर थे भाई साहब पोतुसीता सिरिमामुलु, ये क्या करते हैं 56 डेज़ 56 दिनों तक उपवास रहते हैं, आंदोलन पे बैठ जाते हैं। 56 डेज़ आंदोलन पे बैठते हैं और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1953 की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे इनकी डेथ होती है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। साउथ इंडिया में तो एकदम लोग वायलेंस पे उतर आए। अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो सरकार ने क्या किया, सेपरेट कर दिया तेलुगु, जो लोग तेलुगु बोलते थे ना, तेलुगु वालों को, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को मद्रास से सेपरेट कर दिया। ओके? तो इस तरीके से और सेपरेट कर दिया और पहला राज्य क्या बना? पहला राज्य जो बना उसका नाम था आंध्रा, आंध्र प्रदेश। ओके?
तो ये क्वेश्चन पूछता है, जतिन दास से भी लंबा। नहीं, नहीं, उनका तो बहुत लंबा था आई थिंक, मुझे लग रहा उनका था 100, नहीं, नहीं, इतना ही था। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला जो भाषा के आधार पे जो सबसे पहला स्टेट बना था, वो कौन-सा बना था? आंध्र प्रदेश। ये फेवरेट एमसीक्यू है, तो ये आपको याद रखना है। अब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप जब एक बार किसी को बिस्किट दे दिए, तो सारे बिस्किट माँगना शुरू कर देंगे। अब बाकी जो राज्य थे, वो कहते हैं हमको भी राज्य बनाओ भाषा के आधार पे। एक आपने बना दिया, अब सारे के सारे डिमांड करना शुरू कर दिए। ओके, अब एक नया कमीशन बनता है और उस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बना और ये क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी इसे बोलते हैं और ये कब बनता है? 1953 में जब ये हो जाता है ना, तो उसके बाद ये बनता है। इसमें टोटल 3 मेंबर थे, एक तो फजल अली थे, दूसरा केएम पानिकर और एचएन कुंजरू थे। ये लोग कहते हैं चलो भाई, फाइनली एक कमीशन ऐसा आया जिसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। इसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इसने क्या किया? लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, भाषा के आधार पे हम राज्य बना रहे हैं। बट 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 कुछ चीजें होगी जो आपको ध्यान देना होगा। भाषा के आधार पे हम राज्य बना तो रहे हैं, पर आपको क्या ध्यान देना होगा वो हमें देखना है। पहला आपको ये ध्यान देना होगा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी नहीं चलेगी। इसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट किया? वन स्टेट वन लैंग्वेज। भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पता चले हम साउथ इंडिया चले जाए आंध्रा में रहने और वहाँ एक ही भाषा, एक ही चीज़ चल रहा हो, तो फिर वहाँ पे बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला कहानी नहीं चलेगी कि भाई एक राज्य में एक ही भाषा चलेगी, ऐसा नहीं होगा। ओके? तो ये पहला चीज़ इन्होंने बोला और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, आपको बता दूँ पहले अपने देशों में राज्यों का विभाजन ऐसे था। अपने देश में जो इंडिया था ना 4 भाग में डिवाइड था। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। तो सारे राज्यों को ए-बी-सी-डी में डिवाइड किया गया था। तो ये वाला इसको डिलीट कर दिया गया। तो ए-बी-सी-डी वाला कांसेप्ट क्या हो गया? वो डिलीट कर दिया गया। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ ए-बी-सी-डी स्टेट्स क्या हो गया? इसको खत्म कर दिया गया। देखना ध्यान से। भाई डिलीट तो कर दिए, अब क्या दोगे? तो यहीं से कांसेप्ट आता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाला कांसेप्ट यहीं से आता है। समझ आया आपको? तो ये क्या करता है? कहता है भाई एबीसीडी में जो डिवाइड है सारे राज्य उसको डिलीट करो और क्या बना दो? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और इसने क्या रिकमेंड किया? 14 स्टेट रिकमेंड किया और 6 यूनियन टेरिटरी को रिकमेंड किया। ओके, तो इस तरीके से इसने ऐसे रिकमेंड किया। तो आपको समझ आया फजल अली कमीशन आता है और ये सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेट बनता है तो 14 है और 15वां जो राज्य बनता है भाषा के आधार पे, वो कौन बनता है? गुजरात। और गुजरात कहाँ से बनता है? महाराष्ट्र से अलग होके 1960 में बनता है। ओके, अब एक चीज और मैं बता दूं फिर वो आखिरी होगा। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब जब इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हो रहा था, तो मैंने बताया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसे क्या बोलते थे? माउंटबेटन प्लान। और ये जब आया था तो क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग राज्य बने, अलग देश बने थे। प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन था। प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन था। या तो तुम पाकिस्तान जॉइन कर लो, या तो तुम इंडिया जॉइन कर लो और तीसरा ऑप्शन था या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई कर लो। अब एक इंसान थे जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो बहुत मेहनत करते हैं और उस समय भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे, रियासत थे,
इन सबको मनाते हैं और ये सबको भारत में शामिल करते हैं। तो 549 जो है वो भारत में शामिल हो जाते हैं, पर 2-3 नहीं होते हैं। ये तो भारत में ये मान जाते हैं, 3 भारत में नहीं आते हैं। वो तीनों के नाम बताइए आप लोग। इन तीनों के नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो था जम्मू एंड कश्मीर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो पहला तो जम्मू एंड कश्मीर था। दूसरा आपका था जूनागढ़, है ना? तीसरा बताइए आप लोग, तीसरा देखते हैं आप लोग बता पा रहे हो कि नहीं? जब प्रिंसली स्टेट्स, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया था, तो इंडिया पाकिस्तान बन गया। प्रिंसली स्टेट किसी में भी जा सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको मना लिया, बस 3 को नहीं मना पाया। तो एक जम्मू कश्मीर था, एक जूनागढ़ था, एकदम सही बताया राजकुमार जी ने, हैदराबाद। हैदराबाद। लेकिन इसको मनाना ज़रूरी था, ऐसे काम कैसे चलेगा? इसको भारत में शामिल करना भी तो ज़रूरी था। तो इसको धीरे-धीरे भारत में शामिल करते हैं। कैसे करते हैं वो हल्का-सा हम देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें अगर हम, तो जम्मू कश्मीर में जो जो वहाँ के राजा थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना? इसका मतलब ये होता है कि कुछ शर्तें लिखी हुई थी, एक पेपर था जिस पे कुछ शर्तें लिखी हुई थी, तो उसके बारे में है। अभी इसकी स्टोरी मैं अभी कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। जूनागढ़ आते हैं, जूनागढ़ गुजरात में एक जगह है और यहाँ पर यहाँ का जो किंग था, मतलब जो मुस्लिम शासक था, वो मुस्लिम था। मतलब जो शासक था वो मुस्लिम था, पर यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। अब राजा के कहने से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंडम होता है। क्या होता है? रेफरेंडम। रेफरेंडम ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। रेफरेंडम में डायरेक्ट वोटिंग होता है, तो डायरेक्ट लोगों से पूछा गया कि तुम लोग किस में आना चाहते हो? तो यहाँ के लोगों ने रेफरेंडम में कहा कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरीके से जूनागढ़ भी भारत में ऐड हो गया। यहाँ का जो राजा था, मतलब मुस्लिम था, वो कह रहा था हम पाकिस्तान में ऐड होंगे। तीसरा हैदराबाद की भी यही कहानी थी, ये पाकिस्तान में ऐड होना चाहता था। तो यहाँ पे इसमें वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, यहाँ पे पुलिस एक्शन करते हैं, आर्मी भेजते हैं और इसको एनेक्स कर लेते हैं। इसको पुलिस एक्शन के थ्रू एक्शन, शायद कोई ऑपरेशन भी चलाया था उन्होंने, ऑपरेशन पोलो था क्या? कोई ऑपरेशन था, उसके थ्रू हैदराबाद को भी एनेक्स कर लेते हैं, मतलब कि भारत में शामिल कर लेते हैं। तुम इंडिया के बीचों बीच में रहोगे और पाकिस्तान में ऐड होना चाहोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? तो इसको पुलिस एक्शन के थ्रू तीनों को ले लेते हैं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, धीरे-धीरे जम्मू कश्मीर पे हमला करना शुरू कर देती है। अब जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो जाती है। ये भागते हुए आता है दिल्ली, नेहरू जी के पास आता है, कहता है मुझे बचा लो मुझे। और हाँ, सही बताया राजकुमार जी ने, हारी सिंह वहाँ के राजा थे। तो नेहरू जी कहते हैं भाई मैं ऐसे तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें एक पेपर पे साइन करना होगा और पेपर पे साइन करोगे तभी मैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पेपर पे साइन करता है। फिर नेहरू जी अपनी आर्मी भेजते हैं और वहाँ से मुस्लिम जो पाकिस्तान आर्मी थी उसको वहीं रोकते हैं। ये मैटर चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, पर ये यूनाइटेड नेशन चले गए और यूनाइटेड नेशन क्या बोला, जिसकी आर्मी जहाँ पे है वहीं रुक जाए। और आज तक, अभी तक वो आर्मी वहीं पे रुकी हुई है और पीओके जो आप देख रहे हैं ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये बन चुका है। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये उसी समय का है, तो है ना, तो ये एलओसी, तो ये कहानी इसकी पूरी है। तो ये हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कैसे स्टेट बना, तो ये सारी चीजें। अब एक 2 पॉइंट और है, ये भी जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो यूनियन और इट्स टेरिटरी, इसमें आर्टिकल बात करें तो 1 से 4 आर्टिकल की बात की गई है। तो 1 से 4 आर्टिकल में यूनियन और स्टेट के बारे में बताया गया है। तो पहला आर्टिकल ये बोलता है कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि यूनियन के पास ज़्यादा पावर है।
इसका मतलब ये है कि कल को अगर यूपी बोले कि हम एक नया देश बनाएँगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया के केस में यूपी एक नया देश नहीं बन सकता है, क्योंकि यूनियन के पास ज़्यादा पावर है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कल को अगर मान लो कैलिफ़ोर्निया है, वो बोले कि हम एक नया देश बनाएँगे, तो बना सकता है। तो वहाँ पे अलग वहाँ फेडरेशन है, इंडिया में यूनियन है। यहाँ पे इन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो ये होता है यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 में ये बोला जाता है कि आप किसी भी राज्य को मतलब बाहर में भारत का जो हिस्सा नहीं है, अगर उससे कल आप युद्ध होता है और उसे आप कॉन्कर कर लेते हो, तो वो भारत में शामिल कर सकते हो, जैसे सिक्किम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और पाकिस्तान इंडिया से हार जाए, तो जो हम पाकिस्तान को इंडिया में शामिल करेंगे, तो वो नया राज्य जो बनेगा ना, वो आर्टिकल 2 से बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है और भारत में जब शामिल करोगे तो आर्टिकल 2 के थ्रू करोगे। आर्टिकल 3 में क्या होता है, भारत के अंदर ही भारत के बाउंड्री के अंदर जब हम बाउंड्री को चेंज करते हैं या एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाते हैं या 2 राज्य को मिला के 1 राज्य बनाते हैं, तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। जैसे तेलंगाना बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, बिहार से झारखंड बना था। तो इस तरीके से जो राज्य बनता है, वो आर्टिकल 3 के थ्रू बनता है। और आर्टिकल 4 में बोला गया है, कुछ प्रावधान है इसी के बारे में। फिर आर्टिकल अगर हम बात करें आर्टिकल 6 से ले 5 से लेके 11 तक, ये क्या है? सिटीज़नशिप के बारे में है। सिटीज़नशिप क्या होता है? क्या बोलते हैं सिटीज़नशिप? नागरिकता के बारे में, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास होगी, वो नागरिकता, मौलिक मौलिक अम, अधिकार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद डीपीएसपी क्या है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी, ये टॉपिक हम कल करेंगे। ओके? तो आज की क्लास समझ आई आप लोगों को? कितना समझ आया? परसेंटेज में बताइए। आज की क्लास आपको कितना समझ आई? परसेंटेज में बताइए 100%, 90%, 70%, 50%, 80%। राजकुमार जी 100%। ओके। चलिए कोई नहीं। अगर आपको 50% भी समझ आ रहा है ना तो बहुत है। मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं इसको कई बार रिवाइज़ कराऊँगा और जब मैं टेस्ट लूँगा ना तो टेस्ट में और अच्छे से रिवीजन होगा। अभी ये कई बार रिपीट होगा। ओके, कोई नहीं, याद हो जाएगा। सब बार-बार रिपीट करोगे आप तो याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड नाइट। याद कैसे रखें? याद हो जाएगा, आप बार-बार करोगे, रिवाइज़ करोगे तो याद हो जाएगा। जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ ना उसको आप स्क्रॉल करते रहो तो याद हो जाएगा अपने आप। चंचल मैम समझ तो 100 आता है सर बट 50 रह जाता है। ओके, रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए, ओके, गुड नाइट।